क्या पढ़ रहे थे? हीट। अच्छा चलिए, अरे अरे अच्छा हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ चुके थे ना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चलिए शांत। चलिए आज हम लोग कैलोरीमीटर पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। आज हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं और बेटा कैलोरीमेट्री आज फिनिश भी हो जाएगा। कैलोरीमेट्री आज फिनिश। चलिए देखिए कैलोरीमेट्री। देखिए अरे 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 ओ भाई बातें मत करो यार। देखिए कैलोरीमेट्री प्लीज। ओ भाई बातें नहीं। हाँ देखो बेटा कैलोरीमेट्री क्या है इसको समझो। अरे हो गया लड़की करते हैं बेटा। देखो अच्छा इस कैलोरीमेट्री में बेटा बेसिक सी बात ये है, सुनना। कैलोरीमेट्री में बेसिक सी बात ये है कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करा या कितना हीट रिलीज करा। यानी बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सबस्टेंस। कोई सबस्टेंस कितना हीट लेगा या कितना हीट छोड़ेगा, यही पढ़ना होता है। अच्छा नाम से क्लियर है बेटा? प्लीज बैठ। देखिए भाई, अरे भाई बैठ जा। देखिए नाम से क्लियर है, कैलोरीमेट्री। सुनो सुनो, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरी मेजर करना। कैलोरी क्या बेटा? हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है। हीट की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? कैलोरी। कैलोरी मतलब हीट समझ लीजिए। तो कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरी को मेजर करना। यही तो पढ़ना है। कोई भी सबस्टेंस कितना हीट लिया या कितना हीट दिया, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात प्लीज सुन लीजिए, बैठ। अच्छा अब सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर कैलोरीमेट्री में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैलोरीमीटर क्या है। देखो बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कैलोरीमीटर नहीं पढ़ना है। कैलोरीमीटर बस बोलना है, बार बार बोलेंगे, क्वेश्चंस में बोला जाएगा इन अ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर बेसिकली है क्या, सुन लीजिए ध्यान से। क्योंकि अगर बार बार बोला जाएगा तो आप इमेजिन क्या करेंगे? इमेजिन भी तो करना पड़ेगा। सर आप बोलते हैं कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर क्या होगा? एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारे बटन होंगे, बहुत सारे बल्ब होंगे, एक बटन दबा दोगे तो लाल लाल टू करने लगेगा और विस्फोट जैसे। तो कैलोरीमीटर कुछ तो सोचे, है ना भाई। तो देखिए कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? कैलोरीमीटर दरअसल आपको, कैलोरीमीटर दरअसल एक वेसल इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? वेसल। यानी जब भी आपसे बोले कैलोरीमीटर तो आपको क्या इमेजिन करना है? वेसल, है ना। कैलोरीमेट्री में हम जानते हैं कि हीट एब्जॉर्ब और रिलीज पढ़ना होता है। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज जो होता है वो कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए भी हम लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलोरीमीटर का। तो हम आपसे बोलेंगे कैलोरीमीटर, तो बहुत सारे कैलोरीमीटर हैं और अलग अलग टाइप के हैं। हम वो सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में ये टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर नहीं आते हैं। कैलोरीमीटर की डिजाइन पर क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कितना हाइट, कैसा शेप, क्या क्या कहानी, ये सब नहीं पढ़ना है। एक रफली दिमाग में बनाना है, डायग्राम सोचना है कि कैलोरीमीटर एक वेसल होता है और इसमें कंटेंट्स मिला देते हैं। जैसे आइस वाटर है तो वाटर मिलाया, आइस मिलाया, ऐसे। और इसको सराउंडिंग से ये हीट एक्सचेंज ना करे तो एक चैम्बर में इसे बंद कर देंगे, एक चैम्बर में इसे बंद कर देंगे। मतलब ये जो ऐसे बनाया है लाइन, ये समझो एक चैम्बर है जो इसको सराउंडिंग से अलग कर दे रहा है। कोई भी हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी या सराउंडिंग से इधर नहीं आएगी हीट। बात समझ में आ रही है? तो कैलोरीमीटर आपको ये इमेजिन करना है। कैलोरीमीटर आपको क्या इमेजिन करना, समझ में आ गया? दूसरी बात बेटा, हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे और ये थर्मामीटर भी लगा देते हैं जिसमें टेम्परेचर हम लोग मेजर कर लेंगे। इस तरह से ये थर्मामीटर भी लगा दिया।
तो आज के बाद जब भी बोले मनोज कुमार सिंह की कैलोरीमीटर, तो आपको यही ऐसा डायग्राम आपको केवल इमेजिन करना है ना। इस डायग्राम में आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई आप इसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोशल साइंस में नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? दिस इज आवर कैलोरीमीटर। क्वेश्चन लिखेगा कैलोरीमीटर, बस आपको यही इमेजिन करना। यहाँ पर बेटा आवाज आ रही है? अच्छा सुनिए, रुक जाइए प्लीज, जान मत दीजिए चाचा, जान कर आराम से। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा कैलोरीमीटर तो हम लोग को समझ आ गया, बड़ा ही रायता है, जोर से बोलो बड़ा ही। हाँ, अब चलिए सुनिए, कैलोरीमीटर तो हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि वी स्टडी अबाउट द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सबस्टेंस। हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द रिलीज बाय द सबस्टेंस। ठीक है बेटा, रिलीज बाय द सबस्टेंस। आराम से सुनना, ठीक है ना, घबराना नहीं। अब यहाँ पे रुकिए पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। दिस इज आवर कैलोरीमीटर। उसमें एक चीज आप ये समझिए बेटा, रुकिएगा पहले ध्यान से। ये कैलोरीमीटर हमने पहले आपको बताया, और इसमें जो है कहानी यही है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सबस्टेंस पढ़ते हैं। इसमें द सेकंड थिंग इज दिस कि देखिए बेटा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कैलोरीमीटर में, कोई भी हीट देगा या लेगा, ऑब्वियस सी बात है, हॉट बॉडीज होगा और कोल्ड बॉडीज होगा। कंटेंट जो मिलाएंगे उसमें एक गर्म होगा और एक ठंडा होएगा, है ना। जो ठंडा होएगा वो हीट लेगा और जो गर्म होगा वो हीट छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, यानी एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही बनेंगे, तो उसको समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, इसको बंद कर देना। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, इसको समझिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेटा, रुकिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। सबसे पहली बात तो बेटा, ये जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले बात तो दिमाग में रखना। अब ये प्रिंसिपल है क्या, तो ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जैसे ये कंटेंट्स हमने इस कैलोरीमीटर में मिला है, तो कैलोरीमीटर है, वाटर है और आइस है। तो देखिए इसमें हॉट ऑब्जेक्ट भी है और कोल्ड ऑब्जेक्ट भी है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कोल्ड बॉडीज इज इक्वल टू द हीट रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी। यानी सिंपल सी बात है, इसको ऐसे लिखते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडीज इज इक्वल टू हीट gained by cold body। दरअसल ये जो है प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, सिंपली बोलते हैं हम लोग, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। और ये किस पर बेस्ड है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। लिखिए इसको।
मिटा दे, इसमें सही है ना? हाँ देखिए बेटा, अब आज की बात आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, आपका जवाब एक लाइन में होना चाहिए, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। बहुत सिंपल है, अभी आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे, डोंट वरी रहना, बहुत आसान है, ठीक है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आसान है, बहुत आसान है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो देखिए बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। सबसे पहली बात तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको समझो ध्यान से। बेटा दो इधर, बेटा दो, हो गया, चलिए अब ध्यान देना। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए बेटा हर सबस्टेंस का अपना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, बहुत आराम से सुनना, हर सबस्टेंस का अपना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है इसे सुनो। जैसे देखो ये एक सबस्टेंस है और यहाँ पर आप इसे हीट देते हैं, जब आप यहाँ पर बेटा हीट ये एब्जॉर्ब करता है, जैसे हीट इसको मिलता है इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ जाता है। देखिए ये Q और ये थीटा दोनों में अंतर है भाई, तो डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, डेल्टा थीटा इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, ये इससे डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, यानी ये रिलीज करता है हीट, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा थीटा से डिक्रीज हो जाएगा। हीट मिलेगा तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, और हीट छोड़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को तो पहले S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय S, और इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है बेटा कि हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, बहुत आराम से सुनिएगा, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, हीट जो एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज पर यूनिट मास एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। पर यूनिट मास का मतलब मास से डिवाइड करना, एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो दरअसल क्या होता है बेटा, मेरी बात समझिए, पहले लिखना बंद करिए, पहले मुझे सुनिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय S एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज per unit mass and per unit change in temperature, that is specific heat capacity S equal to, देखिए यहाँ कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है डेल्टा Q, या कितना हीट रिलीज कर रहा है डेल्टा Q, तो यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन M और चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा। देखिए अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, डिक्रीज होगा। तो S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा थीटा। रुकिए रुकिए, पहले समझिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टेंस, S डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सबस्टेंस, यानी बेटा S जो होता है वह नेचर ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आराम से सुनते रहिए। यहाँ पर बेटा S जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर सबस्टेंस का अपना एक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। S यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ पानी है, पानी की अपनी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब चाहे वो एक लोटा पानी हो, एक ड्रम पानी हो, या एक नदी भर का पानी हो, पानी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड हो गया, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है?
जब किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड ना करे, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? यहाँ पर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को याद रख लेनी चाहिए, जो कि होता है 4200 जूल पर केजी और पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। या फिर बेटा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में अगर बोले हम, यहाँ जूल में है, जूल पर केजी पर केल्विन। या अगर मुझे इसे कैलोरी में मेजर करना हो, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज या 1 केल्विन का चेंज हम सेम लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सबको याद होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आइस का, आइस का जो है, देखिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में नहीं मिलता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसी तरह आइस का जो होता है वो वाटर का ठीक हाफ होता है, 2100 होता है जूल पर केजी पर केल्विन या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। सुनिएगा ध्यान से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर याद रखना होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस याद रखना होगा। समझ गए बात? लिखो, ये नजर चल रही है। केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा बायो ऊपर रिंग नजर आया था मुझे, आराम से टेस्ट वेस्ट दिया था क्या आपको? मैं ये नहीं पूछूंगा कि फिजिक्स कैसे आ गया आपको। एक मिनट क्या बोला शिवजन? अच्छा गया बना क्वेश्चन बना। अरे ये बदलाव की लहर कैसे आ गई भाई? तुम लोग का परिवर्तन कैसे हो गया? बोलो प्लीज बोलो, आज तुम्हें बोलना क्या? पहली बार तारीफ फिजिक्स के अंदर मिली है, तो वरना लोग फिजिक्स वालों के लिए कितने अजीब ख्याल रखते हैं। अच्छा चलो, थोड़ा सा अच्छा लगा। इसी तुम बेटा देख लेना, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लेके चले नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारे बैचमेट्स में बाहर घेर के। अच्छा गार्गी है, बिठा दे इधर बिठाऊं? बोली नहीं रहे सदमे में कि प्रिंसी ने क्या बोल दिया। तो ज़रा पढ़ना ही पड़ेगा, परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, इतने अच्छे फिजिक्स के टीचर है। तो बोले आराम से। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हर की कुछ बोल रही है। हाँ बोलो कहानी। पार्शियल टीचर, हम पार्शियल हैं। बताओ यार, हम पार्शियल हैं। डिस्टिल बेटा ये सब नहीं पढ़ना है कि डिस्टिल वाटर, गंदा पानी, मिनरल वाटर, ये सब नहीं पढ़ना। वाटर तो वाटर, ठीक है ना? ऐसा सुनिएगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल 1 कैलोरी
ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। अबे डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान दे दिया। चेंज का हमेशा फर्क नहीं पड़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो या 1 केल्विन चेंज हो, सेम कहानी। चलिए ध्यान से सुनिए, अरे सुनो सुनो सुनो। अब यहाँ पर बेटा एक चीज ये समझिए, ए सुनो सुनो, इस चीज को समझो प्लीज, भाई भाई प्लीज एक चीज समझिए। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, आज जान मत दो, आज पढ़ लो कम से कम। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा और समझिए बेटा। जैसे क्या होता है बेटा कि अगर आप हीट देते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं हर सबस्टेंस में होती है। अब आप जरा ऐसे समझो, अब जरा आप ऐसे समझो, मैं बोलूं 2 बॉडी है, 2 बॉडी बेटा, और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, ओके। और अब बेटा मैं बोलूं पहले वाले बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, SA ज्यादा है और SB कम है। पहले आराम से सुनो, मास सेम है और SA ज्यादा है, SB कम है, A की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा होने से फायदा ये होता है, अगर आप हीट दोगे तो वो टेम्परेचर कम राइज करेगा। आप हीट दोगे, अगर मैं बोलूं कि इसका SA ज्यादा है, SB कम है, अब सेम अमाउंट ऑफ हीट दो, पूछा जाएगा कौन ज्यादा राइज करेगा, किसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा। तो देखिए इसको इस फॉर्मूले से समझिए, डेल्टा Q सेम, M सेम, अब डेल्टा थीटा S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा थीटा इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, उसका टेम्परेचर में चेंज कम होगा। मतलब अगर आप हीट दोगे ना तो B बहुत सारा टेम्परेचर राइज कराएगा, A कम राइज कराएगा। मतलब सोचो जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब हीट रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, तुम हीट दोगे ना तो रख लेगा, टेम्परेचर राइज कम कराएगा, पता ही नहीं पड़ेगा भाई इतना सारा हीट दिया और टेम्परेचर बहुत कम राइज किया। बहुत अच्छी कैपेसिटी है हीट रखने की। किसी की हीट रखने की कैपेसिटी कम रहेगी तो हीट दोगे तो तुरंत गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया, इसका मतलब रख नहीं पा रहा ज्यादा हीट। और जो हीट रख रहा है उस पर टेम्परेचर कम होगा, चेंज कम होगा टेम्परेचर का। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोस्टल एरिया जो होता है, समुद्री इलाके जो होते हैं, बॉम्बे है, चेन्नई है, ये सब समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर ना बहुत तेज ठंडी भी नहीं पड़ती है, बहुत तेज गर्मी भी नहीं पड़ती है। वो लुल्लो पेटे वाले गर्मी आती है ना कस के, ह्यूमिडिटी वाली नहीं, पसीने वाली नहीं बोल रहा हूँ, जो ड्राई एयर वाली गर्मी आती है एकदम जम के, जैसे राजस्थान वगैरह में होती है, अपने आगरा में होती है, वो वाली गर्मी वहाँ नहीं पड़ेगी। वो गर्मी इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि कोस्टल एरिया, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है उसके लिए, तब तक मौसम बदल जाता है। इसलिए एक जैसा हम बोलते हैं उसको, एक जैसा वहाँ पर रहता है। यहाँ पर क्या होता है, पत्थरों में, जैसे पथरीला इलाका है ये, यहाँ पर मगर राजस्थान में तो आपने सुना होगा कि राजस्थान की गर्मी दिन बहुत गर्म होता है तो रात उतनी ठंडी होती है, रात बहुत अच्छी होती है उधर की। अपने यहाँ में तो रात बहुत अच्छी है। कल तो गर्मी बहुत तेज लग रहा था, कल संडे था, कल हम थोड़ा घर पे रहे, और घर पे रहते हैं तो तुम्हें पता ही है हमें काम धाम करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ये करना पड़ा कि छत की सफाई करो, मैंने कहा चलो भाई छत की सफाई करते हैं। अब छत की सफाई आप कर रहे हो और उठे हो 9 साढ़े 9 बजे, ब्रश करोगे, कुछ खाओगे, फिट होगे, तब जाओगे ना ऊपर सफाई वफाई करने, तब तक धूप आ गया थे, और धूप आ गया, फिर छत की सफाई कर रहे थे तो बहुत तेज गर्मी लगा। अरे कम मगर बहुत तेज गर्मी आ गई भाई, अभी तो ये हाल है, अभी तो मार्च पूरा बाकी है। मैंने कहा चलो यार यही है तो यही है। अब उसके बाद सुबह हुई, रात होते होते हल्का हल्का मतलब सोने का टाइम आया तो लगा यार अब तो कंबल चाहिए, रजाई नहीं तो कंबल तो चाहिए, पंखा चलाओगे तो कंबल चाहिए। आज सुबह लगा के आते ठंड हो गई, फिर लगा कि भाई पंखे बंद करो, चादर भी ठीक है, कंबल भी ठीक है। तो ये होता है, दिन गर्म रहेगा, रात ठंडी रहती है। कारण क्योंकि पत्थर का जो इलाका होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। आ रही बात समझ में?
अब यहां पर सुनना बेटा, जो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला वो ये है, सुनो सुनो, देखिए S बराबर है डेल्टा Q अपॉन एम डेल्टा थीटा, यही है ना? देखो ध्यान से, S पर, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर राइज किसका ज्यादा होगा? B का, ये तो लिख ही लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान से सुनिए, S बराबर है डेल्टा Q अपॉन एम डेल्टा थीटा। हम लोग को जो ज्यादातर फॉर्मूला यूज करना होगा वो ये वाला करना होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा। यानी ध्यान दीजिए, दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल। देखिए हमें क्या दे देगा? मास दे देगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देगा और चेंज इन टेम्परेचर दे देगा कि भैया इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, बताइए कितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करा। तो अपना आराम से डेल्टा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर बेटा एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कह लो या थर्मल कैपेसिटी कह लो, आराम से सुनना, या थर्मल कैपेसिटी कह लो, थर्मल कैपेसिटी कह लो, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक वर्ड हटा दिया, लिखा गया हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी डिफरेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड बोलने से एस समझ में आ जाता है कि एस की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। लेकिन जब भी बोले हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस या थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो दरअसल m इंटू एस को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। एक मिनट रुकिएगा, m इंटू एस को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, यानी मास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द हीट कैपेसिटी। अगर आपसे कहीं पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, सुनना बिल्कुल ध्यान से, क्या हीट कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड करता है? तो यस, क्योंकि मास से मास पर डिपेंड कर रहा है। हीट कैपेसिटी m इंटू एस पर है। क्या हीट कैपेसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? तो बोलते एक्सट्रिंसिक। मास ज्यादा रहेगा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर सुनिए, तो इसीलिए हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है, अच्छा m इंटू एस बराबर डेल्टा क्यू और एम एच डेल्टा थीटा, तो एम एस बराबर क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा होगा। तो एम एस की जगह आप लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा। दिस इज आल्सो द हीट कैपेसिटी, दिस इज आल्सो द हीट कैपेसिटी। इसीलिए बेटा हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस होती है। नहीं आया समझ में? क्या एम एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा होगा? अगर हीट कैपेसिटी कहेगा तो m इंटू एस या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा। दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्या हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा? यस, क्योंकि एस अलग अलग होता है। क्या हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा? नहीं, नहीं करेगा। बोलो क्लियर हो गया? पहुंचो। आराम से छोड़ दो मनोज कुमार सिंह। हो गया? उसका विकेट गिर गया? ठीक है ठीक है, गिर गया था, हिटाए
चलो ध्यान देना बेटा, तो हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। ध्यान देना, ईमानदारी से सुनना। सृष्टि देखो, सुनो सुनो, आराम से सुनो बेटा, आराम से सुनो। यहां पर बेटा हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, सुनिए सुनिए प्लीज, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट क्या है? सुनो बेटा, लेटेंट हीट, प्लीज प्लीज सुनना, एक मिनट सुनो। जैसे मान लो बेटा, लेटेंट हीट को समझना है अगर, तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझते हैं लेटेंट हीट को, ठीक है ना? अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ये आइस है और ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं इसे यहां पर हीट सप्लाई देता हूं, क्या हीट देने पर ये मेल्ट हो जाएगा? नहीं मेल्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसकी 0 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल। मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर बेटा जब आप हीट दोगे तो पहले ये गर्म होगा। याद रखिए, नॉर्मल प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिए, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते इस पर, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस बजाय -2 -3 की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, दो बर्फ के स्लैब है, दो आइस स्लैब है, कस करके उसे पुश करोगे ना तो वो चिपक जाएंगे। कारण क्या है कि जब कस के पुश करोगे यानी प्रेशर बढ़ाओगे। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, जहां पर दोनों चिपक रहे हैं, कांटेक्ट में है, प्रेशर बढ़ने से अभी टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस मान लो, प्रेशर दबाओगे ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होकर पानी बनते हैं। फिर जब प्रेशर हटाओगे तो फिर वो फ्रीज हो जाएंगे, जो कि -5 डिग्री सेल्सियस तो आइस है। तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जो आपने सुना होगा कि अगर ये स्लैब है और इस स्लैब पर ऐसे करके धागा पास कराओ और धागे से दूसरी तरफ दो ऑब्जेक्ट ऐसे टांग दो, धीरे धीरे ये धागा ये पार करते 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 पूरा स्लैब से पार करके नीचे गिर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, ये हुआ है। उसमें क्या हुआ कि धागे जहां पर है वहां पे दबाव होता है, प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वहां पर बर्फ पिघल के पानी बनती है, तो पानी बनने से फिर धागा अंदर पानी में जाता है, ऊपर फ्रीज हो जाता है। जहां जहां प्रेशर दबाता जाता है वहां मेल्ट होता जाता है, नीचे चलता चला जाता है। इस तरह से धागा पूरे स्लैब को पार कर जाएगा, धागा स्लैब को पार भी करेगा और स्लैब टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम बोलते हैं कि सर प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर को बढ़ाते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब ये हुआ जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होगा, मतलब स्टीम नहीं बनेगा, बल्कि वो 110 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनेगा। जितनी देर तक पानी मौजूद रहेगा उतनी देर तक दाल पिघलता चला जाएगा। तो प्रेशर कुकर का काम क्या, प्रेशर को बढ़ा देना। पानी का कुछ हिस्सा स्टीम बनता है, स्टीम जो होता है वो बचे हुए पानी पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने से पानी फिर फर्दर बॉयल होना बंद हो जाता है, कन्वर्जन स्टीम में बंद हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, बचपन में पढ़ा करते थे जनरल नॉलेज के अंदर कि भैया पहाड़ों पे दाल देर से पकती है, पानी बार बार डालना पड़ता है, क्या कारण है? तो बोलते हैं कि यार वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, पानी जल्दी बॉयल होकर उड़ जाता है, पानी जल्दी बॉयल होकर उड़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, 90 डिग्री सेल्सियस तो स्टीम बन के पानी सूख गया, फिर पानी डालो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इधर आइस के केस में प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मेरी बात समझिएगा ध्यान से।
आराम से सुनते रहिएगा। अब ये आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है। जब कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली 0 ही लेते हैं। अब आप हीट दोगे तो ये पहले मेल्ट नहीं करेगा, ये पहले इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पर आप जो हीट दे रहे हैं इससे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यस, अभी मेल्ट नहीं हुआ, पानी नहीं बनेगा बिल्कुल, अभी -10 से 0 तक आएगा। आप फर्दर जब हीट देंगे, फर्दर जब आप हीट सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा? मेल्ट होने लगेगा, वाटर बनेगा। और ड्यूरिंग फेज चेंज जब इसका स्टेट बदल रहा होगा बेटा, इस एग्जांपल में आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इस समय आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हम बोलते हैं कि इसका फेज बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। इस दौरान टेम्परेचर फिक्स रहता है, यानी अगर बोला जाएगा कि वाटर का टेम्परेचर कितना, मतलब बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस फेज चेंज के दौरान हम देख रहे हैं टेम्परेचर फिक्स है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर फिक्स होता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, दरअसल क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है। तो इस दौरान जो हीट हम जो दे रहे हैं, इस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। इस हीट को लेटेंट हीट नहीं कहेंगे, इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम तो हीट एनर्जी जो बोलेंगे इसको मिला, वो इमेज डेल्टा थीटा है। लेकिन यहाँ जो हीट इसको दे रहे हैं उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि फेज बदल रहा है। इस समय इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? तो हम बोलते हैं कि जब सब्सटेंस का फेज बदलता है, फेज बदल रहा होता है, तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, यानी छुपा हुआ, हिडन। दरअसल क्या होता है, जब आप यहाँ हीट देते हैं तो टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हीट जो है वो छुप गई। गई कहाँ भाई? टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा है लेटेंट। यहाँ पर जो आप हीट देते हैं वो एनर्जी गई कहाँ? तो एनर्जी बॉन्ड के स्ट्रेंथ को वीक करने में खर्च हो गई, वो बॉन्ड के स्ट्रेंथ को वीक करने में खर्च हो गई दरअसल। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड में दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, सेपरेशन बढ़ाना पड़ता है या सेपरेशन कम करना पड़ता है, जिससे कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो सके, तो हीट उधर खर्च हो जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर बेटा इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, फिर पानी को और हीट दोगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, वाटर ही रहेगा, वाटर ही रहेगा, लेकिन पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो क्या इस समय लेटेंट हीट कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब भी टेम्परेचर चेंज करेगा तो लेटेंट हीट नहीं बोलना है। जब भी टेम्परेचर चेंज किया तो बोलेगा अरे यार जो हीट है वो mh डेल्टा थीटा की इक्वल है, यहाँ mh डेल्टा थीटा की इक्वल है। हाँ, अब अगर आपने हीट यहाँ दिया तो फेज चेंज होगा। जब जब फेज चेंज होगा, जब जब फेज चेंज होगा तब उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। अब हम बोलेंगे सर ये स्टीम बन जाएगा, ये देखिए स्टीम बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम बोलेंगे सर ये जो हीट आप दे रहे हो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक बात सुनो बेटा, लेटेंट हीट कब बोलना है? जब सब्सटेंस का फेज चेंज होता है। जब जब फेज चेंज होगा उस समय जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज भी होता है। आप बोलेंगे सर रिलीज का और एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका उल्टा चलो, स्टीम से वाटर बनेगा, हीट निकलेगा, फिर वाटर से आइस बनेगा, हीट निकलेगा। तो फेज चेंज के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। बोलो क्लियर हुआ? इसको लिख दीजिए, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज during phase change, during phase change is said to be latent heat। इसे हम बोलते हैं latent heat। the temperature
will remain constant during phase change। टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होता है फेज चेंज के दौरान। ये कैसा प्रोसेस है जल्दी बताओ, मुंह खोल के बोलो, चुप करके मत बैठो, जल्दी बताओ कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी बैच में हो, इसी बैच में हो, लगता तो इसी बैच में हो ना? अभी आए हो? 1 घंटा लेट हो गए नहीं? अभी आए हो या गए थे बीच में फिर वापस आए? अच्छा, मिटा दें। आराम से बातें बहुत करते हैं आप लोग, अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया है ना। बातें कर करके सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? बातें कर करके भाई कुछ ऐसे तो होना चाहिए जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए। ओए कमाल करती हो सोनी दीदी, सब गलत सलत करवाती हो। पहले बताना नहीं था ना? हाँ भाई आराम से मिटा दे। चलो भाई ध्यान दो बेटा, मेरी बात समझो जो मैं बोल रहा हूं। इधर सुनो। अच्छा बेटा एक बात बताइए, इधर सुनिए, कब हीट एब्जॉर्ब करेगा और कब हीट रिलीज करेगा, इस पे जरा एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अभी ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बताइए हीट एब्जॉर्ब या रिलीज? हीट एब्जॉर्ब या रिलीज? हाँ हम बोलेंगे हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब। और लिक्विड से अगर मान लीजिए बन रहा है गैस, तो क्या बोलेंगे? फिर से हीट एब्जॉर्ब होगा, यस हीट एब्जॉर्ब। वही बेटा अगर इसका उल्टा चले, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि गैसियस स्टेट में है सबस्टेंस और वो लिक्विड बन गया, बताइए हीट रिलीज या एब्जॉर्ब? तो रिलीज होगा, यहाँ पे हीट रिलीज। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हीट रिलीज, ठीक है? और लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो बताइए हीट फिर से क्या होगा? रिलीज होगा, हीट रिलीज। सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। अच्छा बताइए आइस से वाटर बना, एब्जॉर्ब या रिलीज? आइस से वाटर, वाटर से आइस। अच्छा वाटर से आइस बनेगा तो रिलीज होगा। ऐसा फ्रीजर में होता है ना, पानी से बर्फ बनाने के लिए हम लोग फ्रीजर में रहते हैं। फ्रीजर क्या करता है? हीट देता है या हीट खींचता है? हीट खींचता है और बाहर कमरे को भेज देता है ना। यहां पर बेटा अच्छा बताओ, मैं ये कहूं मुंडी पर करके सेजन दीदी प्यासी दीदी को बातें कर रही हैं, बातें करती हैं। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है। अच्छा बताओ बेटा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, इन दोनों में कौन मोर डेंजरस है?
स्टीम ज्यादा डेंजरस है वाटर से? पानी में उंगली डालो जलेगा नहीं क्या? जलता है। स्टीम में ज्यादा जलेगा, क्यों? रीजन बताओ। क्योंकि एक लेटेंट हीट भी इसमें शामिल हो गया। क्योंकि वाटर से स्टीम बनाने के लिए आप हीट दोगे ना, तो सिस्टम को एनर्जी दोगे, एनर्जी कहीं रिलीज नहीं हो रही, तो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ी गई ना, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज एक छोटा, मेरी ये नहीं समझ में आता है, टेम्परेचर इसका भी 100 है और टेम्परेचर इसका भी 100 है, तो फिर यार इसमें हाथ डालते हैं तो जलता है, इसमें हाथ डालते हैं तो ज्यादा क्यों जलता है? ठीक है सर, इसमें हाथ ज्यादा जलेगा, ये टेम्परेचर तो सेम है ना यार, हाथ तो दोनों जगह साथ एक ही साथ जलना चाहिए, कैसा महसूस? क्योंकि आपका हाथ जलने का रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो आपके स्किन से टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। आपको हीट तब लगेगा जब हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से आप में आएगी, और वो ट्रांसफरिंग कैसे होगी? कोलिजन से होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब टकराएंगे ना तो उतनी इफिशिएंटली नहीं टकरा पाएंगे जितना स्टीम का मॉलिक्यूल टकराएगा, क्योंकि वहाँ बॉन्ड लूज हो चुका है काफी। लिक्विड में बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टीम में बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, तो यानी वहां पर मॉलिक्यूल फ्रीली घूमते हैं और वो बहुत स्ट्रांगली टकराते हैं, जिस वजह से इस वाले केस में हीट एनर्जी आपको ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए बेटा आपको तो सिंपली ये याद रखना है कि ये मोर डेंजरस है, क्योंकि आप जो भी हीट दोगे वो इस सिस्टम में ही मिल गया, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हाथ जलेगा। बोलो क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्टीम इज मोर डेंजरस, स्टीम इज मोर डेंजरस, मुंडी ऊपर रख के, स्टीम इज मोर डेंजरस, ठीक है, देन वाटर। ठीक है मनोज? अच्छा, अब सुनो, ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बातों को समझो, आराम से बिठा दे बेटा, भैया आराम से, बिठा दे। देखो सुनो बेटा सुनो, प्लीज अर्थ, अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो, अच्छा इधर ध्यान दो। अगर मैंने आपसे कहा कि चलो भाई कोई सबस्टेंस है उसका फेज बदल रहा है, मास का सबस्टेंस, मान लो लिक्विड ही बन रहा हो, फेज बदल रहा बेटा, तो आपसे बोलेगा चलो बताओ लेटेंट हीट कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा, लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी? तो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है बेटा डेल्टा क्यू, जो लेटेंट हीट है फेज चेंजिंग के दौरान जितना हीट ये लेता या छोड़ता है, तो वो डेल्टा क्यू लेटेंट हीट कहलाता, वो सीधा एम एल के बराबर ही होता है। डेल्टा क्यू, रुक जा आराम से सुन जा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है। एल इज ए कांस्टेंट टर्म, रुकिएगा, एल इज अ कांस्टेंट टर्म, एल एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा हो, उस समय एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस समय एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रुकिएगा, एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस समय सेल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर बेटा अगर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इस सेल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आराम से सुनना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझिए पॉइंट आपको क्या इसमें याद रखना है, ये सुनिए। एल तो बहुत आसान है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, कन्वर्ट होगा, एल को नाम देना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, एल को नाम देना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, अब यहाँ पर बेटा कभी अगर आइस से वाटर या वाटर से आइस का कन्वर्जन हो, तो इस एल को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, गेस करो,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन? अरे सब्लिमेशन अलग चीज है। याद नहीं केमिस्ट्री, याद देखो केमिस्ट्री। तो मगर इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। बेवकूफो, मगर सब्लिमेशन, फिर बोला सब फर्मेंटेशन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ देखो इधर, और सुनो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है बेटा, वो याद कर लीजिए 80 कैलोरी पर ग्राम। रुको रुको, अरे अरे हाँ रुको, इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। उम्मीद की जाती है कि बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो पढ़ लिख के आए होंगे। इतना बताया है, ये भी बोल सकते हो बताया है। पहले पहुंचो यहाँ तक, उधर बिठाएंगे इससे पहले पहुंच। आराम से सृष्टि, आराम से, आज तुम्हें आराम से लिखना होगा। एग्जाम का कुछ आया कि नहीं है? कुछ अपडेट्स मगर भूल गए क्या? कोरोना की थर्ड लेयर के बाद, अरे तुम लोग तबीयत से पढ़ोगे प्यार से। बोल रहे हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना। हाँ सर, पुणे में तो फिर से स्कूल 15 दिन के लिए बंद हो गए। बहुत बढ़िया, आओ मिलके लिखें। आराम से बेटा, आराम से। छोड़ दो, छोड़ दो। हो गया? कृपया शांति। इधर की साइड मिटाओ बेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ऐसा यूनिट क्या होता होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? गेस करो। जूल पर केजी। अरे जूल पर लिखने चक्कर में बोलता भी नहीं लोग। बोल लो, खुद ही बोल लो, खुद ही सीख लो। वाटर और स्टीम, वाटर से स्टीम या स्टीम से वाटर। बताओ इस समय को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद कर लो 540 कैलोरी पर ग्राम। कभी कभी क्वेश्चन में 536 देगा तो वही यूज करना, नहीं देगा तो 540 लेना ईमानदारी से। क्या लेना जल्दी बोलो। क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देगा? 536 कैलोरी पर ग्राम, और नहीं देगा तो हम क्या ले लेंगे अपनी तरफ से? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, घबराना नहीं, सब अच्छा होगा बच्चों। देखो ध्यान रखो, सब अच्छा होगा। हाँ कौन भरा करे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नैया पार लगाएंगे भाई। जरा घर का पानी है, सही है ना? तो पानी पी लो, सही पानी पी लो। अच्छा है। एक बार ऐसा हो भी चुका है, वह ये कि मैंने एक बच्चे से बॉटल मांगा। वो यहाँ की घटना नहीं, कहीं और की घटना है। और उस बच्चे को भी नहीं पता था कि इसमें क्या है, क्या हो गया क्या, कि घर में बॉटल था और वो बॉटल में एक दिन पहले उसके कोई रिलेटिव जो थे वो उसमें शराब उन्होंने पिया था, शराब थोड़ी सी रह गई थी। अब वो अपना यूजुअली वो बॉटल उठाया, उसमें पानी डाला और लेके चला। अच्छा उसकी बदमाशी होगी, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं लग रहा था, बाद में मुझे एक्सक्यूज ऐसा दे रहा था। अच्छा जब वो पानी पिलाया मुझे, तो मुझे पानी थोड़ा कड़वा लगा, क्या अजीब सा टेस्ट है। अच्छा उसके बाद पानी पिया, और उसका मगर उस दिन सबको बांट
बांट के पानी दिया, लो तुम भी पियो, लो तुम भी पियो, तुम भी पियो, सबको पिलाया उसने। उसने ये नहीं देखा कि किसको पिलाना है, किसको नहीं, सबको पिलाया, बॉयज एंड गर्ल्स सबको पिला दिया उसने। बॉटल खाली हो गई। उसके बाद एक दो बच्चे बोले सर कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा बोलते हुए समझ गया कर्मा कितने बदमाशी कर दिया। अच्छा खैर, चलिए आराम से बेटा, आराम से। इसीलिए कहा जाता है कि यात्रा करते समय या क्लास में पढ़ते समय कोई अगर आपको बिस्किट दे, पानी दे, किसी तरह से अपना करे, हो सकता है उसमें कोई नशीला पदार्थ हो। हाँ भाई ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए अब जो मैं कह रहा हूँ बेटा उससे ध्यान से सुनिए। लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा, अच्छा है, बढ़िया है, शानदार। एक चीज इसमें सुनिए, एक चीज इसमें सुनिए, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें बेटा इधर की साइड हम हीट ले लें और इधर की साइड हम टेम्परेचर ले लें, तो देखिए सपोज दैट मैंने ऐसा सोच लिया, प्लीज सुनो, कि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड है, और अगर आप इसको हीट सप्लाई देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते 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 एक टाइम पर ही ऐसा आएगा कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब आप हीट देते हैं तो यहाँ पर बेटा इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। आप हीट देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, इस दौरान देखिए टेम्परेचर फिक्स है। और उसके बाद जब ये लिक्विड बन गया, फिर आप टेम्परेचर हीट रेगुलरली दे रहे हैं तो इसका जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर देखिए बढ़ने लगा। फिर एक टाइम पर ये गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, तो उस केस में फिर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए एक बार यहाँ फेज चेंज हुआ, एक बार फेज यहाँ चेंज हुआ, और फिर उसके बाद जब गैस बना उसके बाद ये हो गया। यहाँ पर बेटा 2 बार फेज चेंज हुआ, और जब फेज चेंज हुआ देखिए ये टेम्परेचर फिक्स है, यहाँ भी टेम्परेचर फिक्स है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का अगर कभी ग्राफ आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है हीट दिया जा रहा है, और जहाँ जहाँ टेम्परेचर फिक्स्ड है वहाँ समझिए फेज चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया? लिखो इस ग्राफ को, बना लो इस ग्राफ को। प्लीज बेटा बातें नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। आराम से। हो गया? अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए, लिखिएगा हेडलाइन, लिखिएगा हेडलाइन वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। देखिए वाटर इक्विवेलेंट, सुनिए। अच्छा बेटा देखिए वाटर इक्विवेलेंट की कहानी समझिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये कैलोरीमेट्री में लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मेनली इसमें जो होता है क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन जिसमें आइस वाटर मिक्स करते हैं, वाटर स्टीम मिक्स करते हैं, स्टीम आइस मिक्स करते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा। यानी अब आपको ये देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं तक है, लेकिन इसके आगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन में कराऊंगा, तब जाके कैलोरीमेट्री क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे, बकायदा क्वेश्चन बनने भी लगेगा। बस ध्यान से सुनो। पहले देखते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या है इसको समझो। देखो बेटा वाटर इक्विवेलेंट क्या है, जैसे ये कोई सबस्टेंस है, अब आप इसको हीट देते हो, हमने हीट दिया डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट दिया जल्दी बताओ।
अरे कितना दिया? डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। हीट देने से इसका टेम्परेचर राइज हुआ, ओके, डेल्टा थीटा से राइज हुआ। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि जो हीट होता है डेल्टा क्यू वो होता है mh डेल्टा थीटा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, चेंज होता है, तो हम यही सोचते हैं mh डेल्टा थीटा। और जब टेम्परेचर फिक्स होता है और फेज बदल जाता है तो वहां डेल्टा क्यू ml के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू mh डेल्टा थीटा। अब बेटा वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है इस सब्सटेंस का मास m है ना। अब इस सब्सटेंस को हटा दो एंड कंसीडर वाटर इन प्लेस ऑफ द सब्सटेंस। आप वाटर कंसीडर करो, आप उस सब्सटेंस को भूल जाओ और वाटर कंसीडर करो। और वाटर का अमाउंट मान लीजिए mw है। इसके बराबर नहीं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं इसकी जगह पर आप वाटर समझ लो जिसका मास mw है। और ये mw कुछ इस तरह से है, ये mw कुछ इस तरह से है कि आप सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो जितना इस सब्सटेंस को दे रहे थे उतना ही हीट इसको दो, तो देखा ये जाए कि अगर टेम्परेचर में चेंज सेम हो तो इस अमाउंट ऑफ वाटर को इसका वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। रुकना, इस मास की जगह पर मैंने क्या लिया? वाटर लिया। वाटर मैंने mw लिया और ऐसा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मैंने लिया ताकि सेम अमाउंट ही हीट देने पर सेम चेंज इन टेम्परेचर हो। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया है उसे हम बोलते हैं इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट। अब सुनिए, इस वाटर के केस में आप डेल्टा क्यू दिया आपने वाटर को, डेल्टा क्यू और mh डेल्टा थीटा, तो mw sw डेल्टा थीटा। रुकेगा बेटा, ऐसा लिखेंगे, ये भी डेल्टा क्यू है, ये भी डेल्टा क्यू है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज इट इज क्लियर mh डेल्टा थीटा इज इक्वल टू mw sw डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल। अब सुनिए, पहले मेरी बात सुनिएगा तभी लिखिएगा, चीजों को समझिए कि क्या कहानी होता है। यानी m into s की जगह पर mw sw लिखते हैं। रुकिए, आप इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते थे कि सर वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के जगह पर आप वाटर इतने मास का ले लो ताकि उस वाटर की हीट कैपेसिटी याद है ना ms, तो इस वाटर की हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाए। मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लेस ऑफ द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लेस ऑफ द सब्सटेंस सच दैट the heat capacity of the water becomes equal to the heat capacity of the substance। तो हम उस amount of water को water equivalent कहते हैं। रुकिए बेटा, रुकिए, क्या सिग्निफिकेंस होता है वाटर इक्विवेलेंट? हमें क्या जरूरत आन पड़ी? तो देखिए, दरअसल क्या होता बेटा, कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे मैं बोलूं एक कैलोरी मीटर है, तो आप कैलोरी मीटर इमेजिन करते हैं कि अच्छा एक बर्तन है, वेसल है, उसमें पानी मिला दिया, 2-4 बर्फ के टुकड़े मिला दिए, पूछा जाता है यार थर्मल इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम के टाइम में टेम्परेचर बताओ, और मुझे ना इस कैलोरी मीटर का ना मास देगा ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देगा, बस बोलेगा यार ये कैलोरी मीटर है, इसका वाटर इक्विवेलेंट 2 ग्राम है, 2 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हर सब्सटेंस का अपना एक वाटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इस चौक का अपना एक वाटर इक्विवेलेंट होगा, इस डस्टर का अपना एक वाटर इक्विवेलेंट होगा, आपका वाटर इक्विवेलेंट होगा, बॉटल का वाटर इक्विवेलेंट होगा, चेयर का वाटर इक्विवेलेंट होगा। वाटर इक्विवेलेंट से फायदा क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट से फायदा ये होता है कि हमें उस बॉडी का मास नहीं जानना है, हमें उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो आयरन का है कि कॉपर का है कि किस सब्सटेंस का है। मुझे वाटर इक्विवेलेंट दे देगा, मैं आराम से काम कर रहा हूं। जैसे बोला इस बर्तन का, इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट 2 ग्राम है। अब अगर आपसे बोले ड्यूरिंग क्वेश्चन के सॉल्विंग के दौरान इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया, तो बोले अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब किया। कितना हीट एब्जॉर्ब किया तो तुरंत निकालेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू mh डेल्टा थीटा। अब m का मतलब क्या होता है? इस वेसल का मास। s का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। अब ना m दिया जाएगा ना s दिया जाएगा, कोई बात नहीं, 2 ग्राम वाटर तो है, m इंटू s क्या है? इसकी हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जितनी इसकी हीट कैपेसिटी है उतना ही 2 ग्राम की हीट कैपेसिटी वही आएगी।
मतलब m इंटू एस की जगह मैं लिख दूंगा एम डब्ल्यू एच डब्ल्यू इंटू डेल्टा थीटा। एम डब्ल्यू कितना है 2 ग्राम, अच्छा ग्राम में ही रहने दो। एच डब्ल्यू को मैं लिखूंगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ग्राम ग्राम कट जाएगा। एंड डेल्टा थीटा 10 है, तो मैं बोलूंगा यार 20 कैलोरी हीट इसने एब्जॉर्ब किया भाई। हर सबस्टेंस का अपना एक वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो बताओ बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि सबस्टेंस की जगह पर जब आप वाटर लेते हैं तो वाटर का वो अमाउंट जिससे कि वाटर की हीट कैपेसिटी सबस्टेंस के हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, तो हम उस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा और टेम्परेचर में चेंज पता चल जाएगा, तो क्या आप पता कर लेंगे हीट कितना लिया है? कितना आसान है। आपको हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं जानना है, आपको केवल उसका वाटर इक्विवेलेंट जानना है, बस काम हो जाएगा। वो कितना मास है कितना है ऐसे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दो, फटाक से पता चल जाएगा हीट कितना लिया दिया। नहीं आया? पहुंचो। कृपया जल्दी कुछ लोग स्वेटर कोट का आदत ही नहीं गया। स्वेटर कोट, अब तो मुझे मफलर भी पहन के चलते हैं। बोलो मनोज कुमार सिंह। अरे यार तो आप कल कर ले, क्योंकि अभी का कोई मतलब नहीं बनता है, कल ही कर लेते हैं। कल आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन बना के आइएगा। अरे तो एक डाउट से नहीं होगा ना, तो 45 के मतलब कि कम से कम 20-25 तो डिस्कस ही करवाएंगे ये। कोई बात नहीं, मैं तो 20-25 की बोल ही रहा हूँ, 20 क्वेश्चन तो पूछेंगे। सृजन तुम कह रही हो, तुम अगर डाउट इकट्ठा करोगे तो 15-20 तो आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे क्या? अरे कम बगर, कोई बात नहीं आएंगे, बहुत अच्छी बात। लिख लो, पहले से लिख लो या पेपर में डाउट बाहर ही पूछ लेना। एक्चुअली सिलेबस लो, मेरी बात सुनो, बाहर पूछ लेना। आया मैं किसके आ रहे हैं? मनोज के कितने आ रहे हैं? 190 प्लस टोटल मार्क्स। अगर फिजिक्स में 180 होता 190 कहां से हो जाएगा? मनोज कुमार सिंह, अब तो वाकई गाय इसकी चोरी हो चुकी है, अब तो मैं समझ गया। कोई नहीं बेटा, ठीक है, सब बढ़िया है, बिठा दे। देखिए हेवी बेचारा मनोज कुमार सिंह को फंसा देता है। एहसान, चलिए देखिए बेटा, प्लीज सुनिए। अरे अंजलि ठीक तो है? चलो ध्यान से सुनते बेटा प्लीज। कैलोरीमेट्री मैंने आपको पढ़ा दिया, आइए इस पे कुछ जरूरी क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, तो बात को समझिए। पहले देखिए बेटा, चाचा ओ चाचा बाहर चले जाओ ना, उसको लेके चले जाओ, बैठ आराम से बात कर, दोस्त है तुम्हारा। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, सुनिए। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या लिख रहा हूं, फाइंड द
amount of heat required to convert, बिल्कुल आराम से सुनिए, to convert 10 gram of ice at -10 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius। बेटा बात ना करो प्लीज। अच्छा इस सवाल को देखिए बेटा, ये सवाल मैंने बेसिक से उठाया क्वेश्चन, जिससे कि आपको थोड़ा सा अभी तक अगर नहीं समझ में आया तो कुछ सवाल से भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका सलूशन पहले ही समझ के चलिए। अच्छा पहले ऐसे फील करिए, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस है। बताओ बेटा अगर आप हीट देते हो तो क्या फेज बदलेगा? नहीं, क्या होगा? आइस बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो जाएगा। बताइए यहाँ जो हीट लेगा वो ml या mh डेल्टा थीटा? ml कब लगाना है? जब फेज चेंज हो रहा होगा। यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि फेज चेंज, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ml डेल्टा। अच्छा फिर आइस यहाँ पे वाटर बदल जाएगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। मुझे बताइए यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, ml या mh डेल्टा थीटा? ml लगाएंगे। अच्छा फिर वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। बताइए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ ml या mh डेल्टा थीटा? mh डेल्टा थीटा लगाएंगे, क्योंकि वाटर 0 से 100 जा रहा है और फिर 100 पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे जल्दी बताओ? ml। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा Q बराबर, अच्छा बताइए यहाँ पर क्या लगा? mh डेल्टा थीटा। मास कितना जल्दी बताइए? 10 ग्राम। अच्छा ग्राम में तो रहने दीजिए, S की वैल्यू कितना रखें जल्दी बताइए? 0.5 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया, आंसर कैलोरी में आएगा, डोंट वरी। 0.5 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितने का होगा? -10 से 0 तक का डिफरेंस 10। बोलो क्लियर? प्लस इतने हीट में कहाँ पहुंच गए? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अरे ध्यान दो, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जब आप हीट दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? फेज चेंज होगा। कौन सा फॉर्मूला है? ml या mh डेल्टा थीटा? ml। मास कितना जल्दी बताओ? 10 ग्राम। और L कितना है जल्दी बताओ? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी में आ जाएगा। प्लस अब मुझे बताइए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 जाना। बताओ mh डेल्टा थीटा या ml? अरे जल्दी बोलो, मनोज कुमार सिंह जल्दी बोलो। ml बोलो, mh डेल्टा थीटा बोलो। mh डेल्टा थीटा नहीं बोलेगा? हाँ एक ही बात है ना भाई, डेल्टा T बोलो डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में चेंज ही तो है। हाँ 10। अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जल्दी बताओ? 1। और डेल्टा थीटा कितना? 0 से 100 का डिफरेंस 100। एक मिनट, फिर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ। बोलो क्या लगा? ml। मास कितना? 10। और L कितना? 80। 540 60 80 का भी है। ये 50, ये 800, ये 1000 और ये 5400। ये कितना आएगा? 72 कैलोरी इज द आंसर। आराम से बनाएंगे, घबराहट नहीं बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। मिटाएं थोड़ा फास्ट लिखना बेटा, फास्ट लिखना। छोड़ दो देखो बेचारा उसको जाता है, जब उसको मौका मिलता है 2-4 झपकी ले लेता है कि बाद में अफसोस नहीं हो कि वक्त हम यूज कर सकते थे, हमने यूटिलाइज कर लिया। शांति।
बेटा ये लोग तो अपना टिफिन खोल के बैठ गया, बहुत बढ़िया बेटा। रचित और रचित का फ्रेंड अपने टिफिन खोल के बैठ गया, अच्छा है। क्या नाम है उसका? परजा। परजा क्या होता है? मिर्जा। ओ भाई साहब, तुम्हारा नाम सही में मिर्जा है? अच्छा अच्छा है, अच्छा नाम है। हमने कहा प्रजा नाम है, ठीक है नाम है प्रजा, जब मिर्जा था। ओके, अगला सवाल। हाँ चलो अगला सवाल सुनो, देखो देखो प्लीज, अरे सुनो अगला सवाल सुनो बेटा। देखो मान लीजिए, नहीं देखो सुनो बेटा सुनो, जैसे मान लो बेटा अगर मेरे से क्वेश्चन कहेगा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ए, आराम से सुनना, ये लिक्विड है बी, ये लिक्विड है बी, और ये लिक्विड है सी। सुनना पहले ध्यान से, तीन तरह के लिक्विड है, तीनों का मास सेम है, जितना मास ये उतना ही मास ये उतना ही मास ये, लेकिन नेचर अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा। रुकना रुकना, ए का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, और ये दिया है 75 डिग्री सेल्सियस। रुकेगा बेटा, अब मेरे से क्वेश्चन क्या कर रहा है ये सुनिए। जब ए और बी को हम मिक्स करते हैं, ए और बी को जब हम मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है, सुनिएगा पहले आराम से, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज, मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है। फिर बोला बी और सी को मिक्स करते हैं जब हम, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है जब हम बी और सी को मिक्स करते हैं उसे, तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस है। तो बोलता है ए और सी को जब हम केवल मिक्स करते हैं तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ए और सी को मिक्स करने पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। और सुनिए पहले ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िएगा तो डर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा है, 5-7 लाइन का बड़ा सा रहेगा, लेकिन पढ़ने के बाद अल्टीमेटली आप यहीं पे पहुंचेंगे कि अच्छा तीन लिक्विड, तीनों का मास सेम, और इनका टेम्परेचर 20, 60 एंड 75 मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया, बना दिया। अब उससे करा ए और बी जब मिक्स कर रहे हैं तो 35, यानी इनको केवल मिक्स करें, इसको नहीं, और हीट इन्हीं के बीच में एक्सचेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 35 है, हीट इनके बीच में जब एक्सचेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 68 है, तो जब इनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा, मिक्स करेंगे, तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ऐसा करके सवाल आया। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मैं कैसे बनाऊंगा, क्या पहले आप ट्राई करना पसंद करेंगे? नहीं, गार्गी ने तो मना कर दिया, एक टाइम था गार्गी फिजिक्स में खूब बनाती थी कि नहीं सर पहले हम बनाएंगे, तो क्या था? अच्छा वो वेक्टर था, हाँ ये भी सही है, अच्छा वो वेक्टर था। आइए बेटा, आइए ध्यान देते हैं, अमित जी बनाएंगे, 1 मिनट का वक्त दे रहे, जल्दी से बनाइएगा, केवल 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। आ गया 32 डिग्री सेल्सियस, देखिए एक अमित जी ने बना लिया, बहुत बढ़िया। है कोई मैदान में आप? बेचारी 4 दफा पानी पीने जा चुकी है, कमल टाइम ही नहीं हो रहा है ना, बेसिक क्लास ओवर क्यों नहीं? बैठ जाए, बैठ बहुत जल्द।
आराम से हो गया। चलो देखो बेटा, इस सवाल का जवाब दो। देखो देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा देखो, रुको रुको रुको, ये सवाल बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, रुको रुको पहले इधर देखो, आपने बनाया बहुत अच्छा लगा। अब ध्यान दीजिए, ये सवाल बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से बनाएंगे। इसमें क्या सोचेंगे, ए और बी मिक्स किया गया, इसे मिक्स किया गया, तो इसमें इन दोनों में जो मिक्स किया गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। अच्छा 20 और 60 में कौन हॉट है कौन कोल्ड है, जल्दी बताइए। बी जो है वो हॉट है और ए जो है वो, अच्छा ठीक, तो मैं यहाँ पर हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। अच्छा, और इन दोनों को मिक्स करके इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना 35। सोचिए ये दोनों मिक्स किया और 35 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेंपरेचर आया, तो यानी ये 20 से 35 तक गर्म हुआ और ये 60 से 35 तक ठंडा हुआ। ये हीट एब्सॉर्ब किया, ये हीट लॉस किया। चलो हीट गेन, mh डेल्टा थीटा, ms1 डेल्टा थीटा, 20 से 35 का चेंज कितने का होता है बेटा 15। तो देखिए mh डेल्टा थीटा, ये क्या निकल के आया, हीट गेन। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, हीट कौन छोड़ेगा, ये ms डेल्टा थीटा, ms और डेल्टा थीटा, 60 से 35 का डिफरेंस कितने का आता है 25, तो 25। अब इसमें देखिए m से m कैंसिल, 3 5 जा 15, तो 3s1 इक्वल टू 5s2। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया। रुको, फिर क्या बोलता है, b और c को मिक्स करा गया, इसे जब मिक्स किया गया तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना है 68 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इनके बीच में कौन है हॉट कौन है कोल्ड, जल्दी बताइए। 75 हॉट है, वो ठंडा होकर के 68 तक आया, और ये हीट एब्सॉर्ब करे क्योंकि कोल्ड है, ठंडा चीज एब्सॉर्ब करता है, 60 से 68 तक आया। फिर इसके लिए हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस ये कर रहा है ms डेल्टा थीटा, तो ms3 कर लेता हूं, थर्ड और लिक्विड का, डेल्टा थीटा 75 और 68 का डिफरेंस कितने का होता है 7, तो 7 इक्वल टू, अब ये हीट गेन करेगा ms डेल्टा थीटा, m इसका तो s2 और डेल्टा थीटा कितना हुआ 60 से 68 तक का 8 हो गया, तो मेरे पास आ गया 7s3 is equal to 8s2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब बेटा देखो मैं अब यहाँ बना रहा हूँ, ये इधर मिटा दूँ, ये तो काम हो गया ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किसको बताना है, ए और सी को मिक्स करने पर ना। अच्छा बता, सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो फिर लिख लेना। ए ये है और सी ये है, ए और सी में, अच्छा बी को भूल जाना चाहिए, इन दोनों को मिक्स किया गया, इन्हीं दोनों में हीट एक्सचेंज होगा, बस ऐसा समझ के चलना है। ये ठंडा है ये गर्म है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट छोड़ेगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा ए और सी का, तो चलिए ये हीट एब्जॉर्ब करा ms डेल्टा थीटा, तो m s और डेल्टा थीटा मतलब बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। 20 से गर्म हो गए थीटा तक आया, तो थीटा ज्यादा है 20 कम है, तो हाई माइनस लो करेंगे, थीटा माइनस 20, ये हीट एब्जॉर्ब करा और हीट छोड़ा कौन, ये ms, s के जगह कितना लिखेंगे s3 और डेल्टा थीटा 75 से ठंडा हो गया थीटा तक आया, तो थीटा बड़ा या 75 बड़ा 75, तो 75 माइनस थीटा। और अब बेटा ध्यान दीजिए, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में आता हूँ, s1 की वैल्यू क्या 5/3s2 होगा, यहाँ लिख लो 5/3s2 इंटू थीटा माइनस 20, और फिर s3 की वैल्यू यहाँ से लिख लो 8/7s2, 8/7s2 75 माइनस थीटा, s2 से s2 कैंसिल, अब सिर्फ थीटा बचा, 7 5 जा 35, ब्रैकेट तोड़ लो, 75 35 इंटू थीटा माइनस 7 5 जा 35 इंटू 20 700 इक्वल टू 3 84, 8 3 जा 24 होगा, 24 इंटू 75 माइनस 24 थीटा। बोलो क्लियर, 24 थीटा इधर लाते, 700 को इधर लाएंगे तो 549 और 3 2 5 59 थीटा, और ये उधर जाएगा ऐड होगा। अच्छा बेटा ये कितना
कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे, जरा फटाफट देखना। हाँ 2550 और प्लस 700, तो हम लोग का जो थीटा होगा वो कितना होगा, इधर लिख दूं, इधर इधर लिख देता हूं, कितना होगा थीटा इक्वल टू, इनको ऐड करो 0 0 0 0 5 5 7 5 12 2 1 3250 में 59 का मल्टीप्लाई। मनोज कुमार सिंह डिवाइड करो। 3250 में 55। दिस इज आवर आंसर। हाँ ये 1800 आएगा। हम आपको 2500 आएगा ना। अब जरा बताओ कितना आएगा, बैलबुद्दी कितना आएगा, 2500 बाय 59 डिवाइड करो। मनोज कुमार सिंह 42 समथिंग आएगा। किसी का आंसर क्लियर हुआ। कल कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन कराने के बाद कैलोरीमेट्री समाप्त हो जाएगा। कल मोस्ट प्रोबेबली बेटा केटीजी स्टार्ट कर दूंगा कल, लेकिन क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, ठीक है ना।